जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 12th डीपीआई द्वारा जारी की गई नई प्रश्न बैंक के अध्याय 3 का संपूर्ण हल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्पादक के घटक होते हैं। तो उत्पादक के घटक जो हैं 5 होते हैं: भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस। भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, ये 5 घटक जो होते हैं उत्पादन के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पादन के प्रकार होते हैं। उत्पादन के प्रकार सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिफल के नियम। प्रतिफल के नियम 3 होते हैं: बढ़ते हुए प्रतिफल का नियम, समान प्रतिफल का नियम और घटते प्रतिफल का नियम। बढ़ते प्रतिफल में आप जितना लगाते हैं उससे ज़्यादा उत्पादन होता है, समान प्रतिफल में बराबर उत्पादन होता है और घटते प्रतिफल में आप जितना लगाते हैं उससे कम उत्पादन होता है। फिर है पैमाने के प्रतिफल की दशा में तब परिवर्तन होता है। पैमाने के प्रतिफल की दशा में तब परिवर्तन होता है जबकि सभी साधनों में आनुपातिक परिवर्तन हो। सभी साधनों में आनुपातिक परिवर्तन हो का मतलब है कि जो भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस है, इनको आप आनुपातिक यानी सभी को 2 गुना, 3 गुना, 2 अनुपात 3 अनुपात में या 4 अनुपात में, जितना आपको इच्छा हो, सभी में एक साथ बराबर अनुपात में परिवर्तन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, स्थिर लागत को कहते हैं। स्थिर लागत जो है वो पूरक लागत कहलाती है और परिवर्तनशील लागत प्रमुख लागत कहलाती है। स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है माल का क्रय। माल का क्रय हम बार बार करते हैं वर्ष के दौरान, यानी ये स्थिर नहीं बल्कि परिवर्तनशील लागत है। परिवर्तनशील लागत का उदाहरण नहीं है पूंजी पर ब्याज। ये हम साल में एक बार देते हैं, इसलिए यह स्थिर लागत है। कुल स्थिर लागत में उत्पादन की मात्रा का भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? औसत स्थिर लागत। आपको ट्रिक है कि कुल को हटाकर क्या लगाना है? औसत। जब सीमांत लागत बढ़ता है, तो जब सीमांत लागत किसी भी उत्पादन की जब सीमांत लागत बढ़ती है तो उसके परिणाम स्वरूप कुल उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। इसको हम एक चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। देखिए, ये सीमांत उत्पादन है जो बढ़ रहा है। इसमें ये देखिए, जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो जो कुल उत्पादन होता है वो बढ़ती हुई दर से, ये तेजी से ऊपर जा रहा है ना, तो बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक होता है। क्वेश्चन है कि जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक होता है तब औसत उत्पाद बढ़ता है। इसको हम एक चित्र की सहायता से समझते हैं कि जब सीमांत उत्पाद, ये देखिए, ये देखिए जब इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक होता है, ये सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद की अपेक्षा अधिक है, तो औसत उत्पाद क्या हो रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है, यानी बढ़ता है। एक फर्म को किसी अवधि में नहीं बदलती, स्थिर साधनों को किन अवधि में नहीं बदलती? तो एक फर्म स्थिर साधनों को अल्पकाल में नहीं बदल सकती, ये सत्यकाल नहीं अल्पकाल है। निम्न में से कौन सी मध्य परिवर्ती लागत का उदाहरण है? तो परिवर्तनशील लागत जो बदलती रहती है। तो परिवर्तनशील लागत का उदाहरण है कच्चे माल की लागत। कच्चा माल हम बार बार खरीदते हैं, इसलिए ये क्या है? परिवर्ती लागत। औसत स्थिर लागत है। औसत स्थिर लागत जो है, ऑप्शन सी राइट है, उत्पादन बढ़ने पर घटती है। औसत स्थिर लागत जो है ये है, और जैसे जैसे ये रेक्टेंगल हाइपरबोला होता है, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है ये क्या हो जाती है? घटती जाती है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कीमत कम करके अधिक बेचा जाता है तब, आपको पता है कीमत को हम क्या कहते हैं, ए आर। तब ए आर क्या है, कम है, तो ए आर कम है एम आर से। बी इज़ द राइट आंसर। कुल उत्पाद को कैसे निकाला जाता है? कुल उत्पाद जो है वो हम सीमांत उत्पाद का योग करके कुल उत्पाद को निकाल सकते हैं, सिग्मा एम पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, उत्पादन फलन किसका फलन है? तो उत्पादन फलन जो है उसमें हम ये बताते हैं कि यदि उत्पादन के जो साधन हैं भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, इनका प्रयोग करके हम कितनी मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर सकते हैं। तो उत्पादन फलन क्या है? उत्पादन के साधन और उत्पादन की मात्रा का फलन है, और इसका कीमत से तो कोई संबंध नहीं होता, इसका उत्पादन की मात्रा से संबंध होता है। तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक है यदि इसका आंसर उपरोक्त सभी की जगह उपरोक्त में से कोई नहीं, या उत्पादन की मात्रा को हम ये मान सकते हैं और कुल व्यय को उत्पादन के साधनों पर किए गए व्यय, तो ए और सी। तो ये अस्पष्ट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि जब सीमांत उत्पाद शून्य होता है तो कुल उत्पाद कैसा होता है? आपको पता है कि जब सीमांत उत्पाद जो है वो, इसका हम चित्र बनाते हैं कि जब सीमांत उत्पाद यहाँ पर शून्य है, एम पी यहाँ शून्य है, तब कुल उत्पाद क्या है, यहाँ पर हाईएस्ट है, अधिकतम। जब सीमांत उत्पाद शून्य होता है तो कुल उत्पाद कैसा होता है, अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादन फलन व्यक्त करता है। तो उत्पादन फलन जो है उसका सी राइट ऑप्शन है। ये ए बी सी डी ये जो हैं उत्पादन के साधन हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस। इनकी सहायता से हम क्यू एक्स यानी एक्स वस्तु का उत्पादन करते हैं। क्या सीमांत उत्पाद शून्य या ऋणात्मक हो सकता है? हाँ, अभी हमने देखा कि जो सीमांत उत्पाद है यहाँ पर शून्य होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के लागू होने के क्या कारण हैं? पैमाने का बढ़ता प्रतिफल आंतरिक और बाह्य दोनों बचतों के कारण लागू होता है। आप ज़्यादा उत्पादन क्यों करते हैं? क्योंकि आपको दोनों प्रकार की बचतें प्राप्त होती हैं। वे बचतें कौन सी होती हैं जो फर्म कार्य से प्राप्त करता है? एक फर्म अपने फैक्ट्री के अंदर जो भी कार्य कर रहा है उससे उसे जो भी बचतें अंदर प्राप्त हो रही हैं, इसलिए वो क्या है, आंतरिक बचतें कहलाएंगी। उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन हैं भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, यानी इसका आंसर क्या होगा, डी, उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रम का उदाहरण है। तो श्रम जो है वो एक स्थिर साधन भी है और परिवर्तनशील साधन। यदि चौकीदार है तो स्थिर साधन, यदि अस्थायी श्रमिक है तो परिवर्तनशील साधन। बड़े बड़े मैनेजर, इंजीनियर रखे जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, स्थायी रूप से रखे जाते हैं। तो स्थायी श्रमिक स्थिर साधन है, अस्थायी श्रमिक परिवर्तनशील साधन है। तो इसका आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 उत्पादन प्रक्रिया है। उत्पादन प्रक्रिया जो है मूल्यवर्धन की प्रक्रिया है। उत्पादन से मूल्य में वृद्धि हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि आपने नदी है, उसके नीचे रेत है, आप नदी के बाहर लाए तो रेत के मूल्य में क्या हुई, वृद्धि हुई, और वही क्या है, उत्पादन है। जब कुल उत्पादन बढ़ती हुई दर से वृद्धि होती है तब सीमांत उत्पादन भी क्या होता है, बढ़ता है। इसको हम एक चित्र की सहायता से देख सकते हैं। ये देखिए, जब ये जो कुल उत्पादन है ये बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है, ये बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है, तब ये जो सीमांत उत्पादन है वह भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब कुल उत्पादन में बढ़ती हुई दर से वृद्धि होती है तो सीमांत उत्पादन भी बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक अदा और प्रदा में संबंध होता है उत्पादन फलन। उत्पादन फलन जो है
वो आपको कितने आप उत्पादन के साधन लगाते हैं और उसके परिणाम स्वरूप कितना उत्पादन होता है ये बताता है। तो जो आप साधन लगा रहे हैं वो है इनपुट अदा, और जो उत्पादन हो रहा है वो है आउटपुट प्रदा। तो आउटपुट और इनपुट या अदा और प्रदा के बीच संबंध कौन बताता है? उत्पादन फलन बताता है। अल्पकाल में उत्पादन फलन के नियम लागू होते हैं। तो अल्पकाल में परिवर्तनशील अनुपात के नियम लागू होते हैं। दीर्घकाल में पैमाने का और अल्पकाल में परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू होता है। उत्पादन की प्रथम अवस्था में क्या होता है? तो उत्पादन की प्रथम अवस्था में क्या होता है? कुल उत्पादन में बढ़ती हुई दर से वृद्धि होती है और सीमांत उत्पादन भी बढ़ता है। ये हम पीछे देख चुके हैं कि जब कुल उत्पादन में बढ़ती हुई दर से वृद्धि होती है तो सीमांत उत्पादन जो होता है वो क्या होता है? घटता है। ये हम पीछे चित्र के द्वारा देख चुके हैं। कुल उत्पादन से क्या आशा है? एक निश्चित अवधि में निश्चित समय में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा को हम क्या कहते हैं? कुल उत्पादन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, जब उत्पादन के साधनों में की गई वृद्धि की तुलना में आनुपातिक वृद्धि होती है तो उसे हम कहते हैं पैमाने का स्थिर प्रतिफल। आनुपातिक वृद्धि यानी हमने जितना लगाया उतना ही हमें मिला, तो पैमाने का स्थिर प्रतिफल कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है? तो स्थिर लागत जो है उसका अस्थायी श्रमिकों की मजदूरी, ये स्थिर नहीं है बल्कि परिवर्तनशील लागत है। उत्पादन प्रारंभ होने के पहले निम्नलिखित में से कौन सी लागत पाई जाती है? अस्पष्ट लागत। उत्पादन प्रारंभ होने से पहले डॉक्यूमेंटेशन का जो काम एक वो साहसी करता है वो क्या कहलाती है? स्पष्ट। उत्पादन होने के बाद किसी को नहीं दिखाई देता कि जो साहसी है उसने उत्पादन को प्रारंभ करने के लिए लाइसेंस आदि लेने के लिए जो व्यय किए हैं, इसलिए वो क्या है? अस्पष्ट लागत होती हैं। लाभ क्या है? लाभ जो है आप आगम माइनस लागत। आपने किसी वस्तु को 15 रुपये में बेची और उसकी लागत 10 रुपये थी, तो 5 रुपये क्या हो जाएगा? आपका लाभ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं है? तो समीकरण नंबर बी जो है वह सही नहीं है, बाकी सभी जो हैं ये सीमांत आगम ये ए आर के समीकरण हैं। तो राइट ऑप्शन क्या है? बी इज़ द राइट ऑप्शन। जब सीमांत लागत शून्य होती है, जब सीमांत आगम शून्य होता है तब कुल आगम कितना होता है? तो जब सीमांत आगम शून्य होता है तो कुल आगम जो है वो अधिकतम होता है। इसके बाद सीमांत लागत का फॉर्मूला, तो डी सही आंसर है। सीमांत लागत का फॉर्मूला ये भी है और ये भी है। किसी वस्तु की 12 इकाई उत्पादित करने की औसत लागत 40 रुपये है, तो 12 इकाई को उत्पादित करने की कुल लागत क्या होगी? तो कुल लागत जो है उसको ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है TC/Q, औसत लागत यदि हमें निकालना है। तो कुल लागत आपको औसत AC यानी औसत लागत कितनी दी है? 40 दी है। TC आपको दिया नहीं है, निकालना है। और Q यानी उत्पादित इकाइयाँ कितनी हैं? 12, है ना। अब हम TC निकालने के लिए क्या करेंगे? 40 गुणित 12 बराबर TC। 12 चौको 48, 480 TC, यानी कुल लागत कितनी है? 480। इसमें 480 का कोई ऑप्शन नहीं दिया, इसलिए ये प्रश्न जो है वो उत्तर जो है वो अस्पष्ट है। नेक्स्ट है कि कुल आगम TR का फॉर्मूला क्या होता है? तो TR का फॉर्मूला है A। यदि आप वस्तु की कीमत और मैं उसकी मात्रा का गुणा कर दें, आपने 10 इकाइयों का उत्पादन किया, प्रत्येक इकाई की कीमत 10 रुपये है, तो कुल आगम कितना होगा? 100 रुपये। तो P × Q।
नेक्स्ट है कि स्थिर साधनों के प्रयोग में परिवर्तन नहीं किया जा सकता अल्पकाल में। अल्पकाल में आप चाहें कि एक भूमि की जगह दूसरी भूमि खरीदें तो ये संभव नहीं होता, ये दीर्घकाल में ही संभव होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में औसत लागत कैसी होती है? तो पूर्ण प्रतियोगिता में जो औसत लागत होती है वो एक्स अक्ष के समानांतर भी होती है और सीमांत लागत के बराबर भी होती है। इसको हम एक चित्र से देखते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में ये एक्स अक्ष है, इसके समांतर होती है ए आर बराबर एम आर, यानी या ए सी बराबर एम सी। तो ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता में औसत लागत सीमांत लागत के बराबर भी होती है और एक्स अक्ष के समांतर भी होती है। तो यह सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध लाभ का फॉर्मूला क्या है? तो शुद्ध लाभ का फॉर्मूला है जब आपको जो भी टोटल रेवेन्यू, जो भी टोटल आय हुई है उसमें से आप स्थिर और परिवर्तनशील लागत घटा देंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको कुल जो है 100 रुपये मिले हैं। अब आपने इसमें से स्थिर साधन यानी चौकीदार को 10 रुपये दिए थे और कच्चे माल की लागत आपकी 50 रुपये है। तो आपकी कुल लागत कितनी हुई? 60 रुपये। जबकि आपको मिले कितने हैं? 100। 100 में से आप 60 को माइनस कर देंगे तो 40 रुपये क्या आ जाएगा? आपका शुद्ध लाभ आपको प्राप्त होगा। सो सी इज़ द राइट आंसर। टी आर बराबर टी सी बराबर 10 रुपये हैं। तो ये कैसे लाभ की स्थिति है? तो ये जो है वो वैसे तो ये सामान्य लाभ की स्थिति है। सामान्य लाभ की स्थिति क्यों है? क्योंकि जितना आपको मिला है उतना ही आपने लगाया है। तो ये क्या है? सामान्य लाभ की स्थिति होगी। लेकिन इसमें एक और आपको ऑप्शन दिया हुआ है सम विच्छेद बिंदु। तो सम विच्छेद बिंदु का अर्थ होता है कि सामान्य लाभ जिस स्थिति में होता है तब ये सम विच्छेद बिंदु पर होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। इसके बाद है सामान्य लाभ को अंतर्निहित लागत के एक भाग के रूप में माना जाता है। क्यों? तो सामान्य लाभ को अंतर्निहित लागतों के एक भाग के रूप में इसलिए जाना जाता है क्योंकि स्वामी या उद्यमी के उपकरणों की लागत, यदि मान लीजिए कि आपकी फैक्ट्री है, उसमें आपके घर पर ही कोई मशीन थी, वो आपने लगा दी, तो अब उस मशीन से भी लाभ हुआ है तो वो लाभ स्पष्ट रूप से तो दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे? अंतर्निहित लागत। आउटपुट के एक विशेष स्तर पर एक निर्माता पाता है कि एक निर्माता अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए क्रय करेगा। ये जो क्वेश्चन है वो अस्पष्ट है क्योंकि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उससे क्वेश्चन जो है अधिक स्पष्ट नहीं होता है। फिर भी इसका आंसर जो है वो हम ए मान सकते हैं कि सामान्य ये 44 जो है इसका आंसर हम यदि लगाना चाहें तो हम सी लगा सकते हैं क्योंकि आउटपुट के विशेष स्तर पर निर्माता को अधिकतम लाभ होता है। तो एक निर्माता को अधिकतम लाभ कब होता है? जब यदि मान लीजिए कि वो अधिकतम लाभ पहले से ही कमा रहा है, तो वो पहले से ही अधिकतम लाभ कमा रहा है तो उत्पादन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, और पहले से लाभ नहीं कमा रहा है तो वो क्या करेगा कि उत्पादन को बढ़ाएगा जिससे कि उसका उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ लाभ बढ़े। लेकिन इसमें क्या लिखा है कि एक निर्माता लाभ को अधिकतम करने के लिए करेगा। उत्पादन का विशेष स्तर है, इसका अर्थ है कि उत्पादन अधिकतम स्तर पर यदि होगा तो ऑप्शन सी सही होगा। यदि उत्पादन अधिकतम स्तर पर नहीं है तब क्या होगा? वो उत्पादन को बढ़ाने की चेष्टा करेगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो अस्पष्ट है। सामान्य लाभ जब होता है, सामान्य लाभ तब होता है जबकि ए आर बराबर ए सी हो। सामान्य की स्थिति हमेशा इक्वल या स्थिति होती है।
सही जोड़ियाँ मिलाइए। तो पहली सही जोड़ी है आपकी कि पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है कि कीमत लेने वाली फर्म जो है कीमत का निर्धारण नहीं करती, बल्कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्में जो हैं उद्योग कीमत को निर्धारित कर देता है, और जो छोटी छोटी फर्में होती हैं वो उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत पर ही वस्तु को बेचती हैं। नेक्स्ट है तो ये पूर्ण प्रतियोगिता कीमत लेने वाली फर्म। औसत आगम। औसत आगम जो है वो मांग वक्र कहलाता है। औसत आगम को ही हम पूर्ण प्रतियोगिता में क्या बोलते हैं? मांग वक्र। ये AR ऐसा होता है, यही मांग वक्र होता है पूर्ण प्रतियोगिता में। फिर है MC वक्र। इसको पहले अपन आंसर लिख लेते हैं जिससे कि आपको एक बार में क्लियर हो जाए कि किसका आंसर क्या है। फिर है औसत आगम। औसत आगम मांग वक्र कहलाता है। AC और MC वक्र। AC और MC वक्र जो होते हैं वो ये आपका U आकार के होते हैं। AC और MC दोनों ही वक्र कैसे होते हैं? U आकार के होते हैं। औसत आगम वक्र। जो औसत आगम वक्र होता है उसका फॉर्मूला है ये। औसत आगम का फॉर्मूला ये है। फिर है कुल आगम। ये आपका आंसर है। इसको हम पहले एक बार और, ये आपके आंसर हुए। इसके बाद फिर है आपका नंबर 4 औसत आगम। औसत आगम वक्र नहीं, ये औसत आगम का फॉर्मूला है TR। कुल आगम जो होता है वो सीमांत आगम का योग होता है। TR बराबर सिग्मा MR। तो ये इसका आंसर होगा। TFC। TFC वक्र जो है एक्स अक्ष के समानांतर होता है। तो ये देखिए ये क्या हुआ? TFC वक्र हो गया। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान है आपका कि अतिरिक्त लागत। एक अतिरिक्त इकाई को उत्पादित करने की लागत होती है। यानी यदि मान लीजिए कि 100 इकाइयाँ आपने उत्पादित की 100 रुपये में, और आपने 101 इकाइयाँ उत्पादित की 102 रुपये में, तो 101 भी इकाई की लागत कितनी हो गई? 100 में से हम 102 को घटा देंगे यानी 2 रुपये। तो एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन करने की लागत को हम क्या कहते हैं? सीमांत लागत। फिर है कौन सा वक्र अति परिवलय होता है? तो जो AFC वक्र होता है वो क्या होता है? आयताकार अति परिवलय होता है। AFC यानी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, औसत स्थिर लागत भी आप हिंदी में याद कर सकते हैं। फिर है औसत लागत सीमांत लागत। दोनों ही लागत औसत लागत और सीमांत लागत दोनों ही लागतों को ज्ञात किया जा सकता है। तो दोनों ही लागत को हम TC या हिंदी में कुल लागत से ज्ञात कर सकते हैं। कुल लागत और स्थिर लागत में अंतर। कुल लागत और स्थिर लागत में अंतर को हम कहते हैं परिवर्तनशील लागत। फिर है वस्तुओं के विक्रय से प्राप्त होने वाले व्ययों के अधिक। हमने बेचा और हमें जितना अधिक पैसा मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे? लाभ कहेंगे। जब सीमांत लागत 0 होती है तब कुल आगम जो होता है वो अधिकतम होता है। औसत आगम को मांग वक्र भी कहा जाता है। औसत आगम वक्र ही क्या कहलाता है? मांग वक्र कहलाता है। उत्पादन के साधनों पर किसी वस्तु के उत्पादन हेतु जो कुल राशि खर्च की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? साधन की लागत। जो भी राशि हम उत्पादन के लिए खर्च करेंगे उसे क्या कहेंगे? साधन की लागत। पूर्ण प्रतियोगिता में कुल आगम वक्र की आकृति कैसी होती है? तो पूर्ण प्रतियोगिता में कुल आगम वक्र की जो आकृति होती है वो धनात्मक ढाल वाली रेखा की होती है।
फिर है कौन सी प्रतियोगिता में वस्तु की एक कीमत पाई जाती है। पूर्ण प्रतियोगिता में जितनी भी फर्में होती हैं सारी फर्में एक ही कीमत पर वस्तु बेचती हैं, यानी आप बाज़ार जाएं और सभी वस्तुएं एक ही कीमत पर मिलें, यानी सभी फर्मों पर एक वस्तु एक ही कीमत पर मिले। फिर है आगम कौन सी अवधारणा कीमत कहलाती है। तो ए आर को ही हम क्या कहते हैं, कीमत कहते हैं। ए आर यानी औसत आगम को। वस्तु की प्रति इकाई कीमत को क्या कहते हैं, ए आर या औसत आगम कहते हैं। सीमांत लागत वक्र अंग्रेजी के किस आकार का दिखता है, तो अंग्रेजी के यू आकार का हमें सीमांत आगम वक्र दिखाई देता है। परिवर्तनशील लागत में परिवर्तन किस कारण से होता है। तो परिवर्तनशील लागत में परिवर्तन के कारण कौन सी लागत उत्पन्न होती है, सीमांत लागतें उत्पन्न होती हैं। जब औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब औसत लागत, आपको चित्र में देख सकते हैं कि जब औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत भी क्या होती है, सीमांत लागत भी बढ़ती है। एम सी है, ये ए सी है, दोनों एक साथ बढ़ती हैं तो सीमांत लागत भी क्या होती हैं, बढ़ती हैं। जब कुल आगम और कुल लागत के बराबर होती है तो उत्पादक किस प्रकार का लाभ प्राप्त करता है, सामान्य लाभ। मान लीजिए 10 रुपये लागत आई है और 10 रुपये में बेची वस्तु, तो क्या होगी, सामान्य लाभ की प्राप्ति होगी। फिर उत्पादक कौन होता है, तो उत्पादक वह व्यक्ति होता है जो वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करता है। किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले उत्पत्ति के समस्त साधनों को किया जाने वाला भुगतान क्या कहलाता है, साधन का प्रतिफल कहलाता है। जो भी हम भूमि पूंजी श्रम संगठन साहत भूमिपति पूंजीपति श्रमिक संगठनकर्ता और साहसी को भुगतान करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, साधनों का प्रतिफल। उस धनराशि को क्या कहते हैं जो फर्म को एक वस्तु की निश्चित मात्रा के विक्रय से प्राप्त होती है, उसे हम कहते हैं आगम। सीमांत लागत किस पर निर्भर करती है, सीमांत लागत जो है वो कुल लागत पर निर्भर करती है। ये जो क्वेश्चन आंसर आपको दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, तो उसमें 2 वीडियो हैं जिसमें आपको 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन मिल जाएंगे। 9, 10 और 11 यहाँ वीडियो में बताए गए हैं। हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि साधन के प्रतिफल और पैमाने के प्रतिफल में क्या अंतर होता है। तो साधन के प्रतिफल क्या होता है कि यदि हम अल्पकाल में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन करके उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, साधन का प्रतिफल। तो साधन के प्रतिफल का संबंध किससे होता है, अल्पकाल से। जैसे मान लीजिए कि आपको 10 दिन में उत्पादन बढ़ाना है तो आप मशीनों का प्रयोग करके उत्पादन को बढ़ाएं। पैमाने का प्रतिफल यानी दीर्घकाल से संबंध, जैसे आपको गेहूं का उत्पादन बढ़ाना है तो कम से कम 6 महीने लगेंगे, तो आप दीर्घकाल में यदि उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन करके उत्पादन बढ़ाते हैं तो वो पैमाने का प्रतिफल होता है। तो साधन के प्रतिफल का संबंध अल्पकाल से होता है और पैमाने के प्रतिफल का संबंध दीर्घकाल से होता है। साधन के प्रतिफल में हम अन्य साधनों को स्थिर रखते हैं, जैसे मान लीजिए भूमि पूंजी श्रम संगठन और साहस। तो अल्पकाल में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए आप केवल श्रमिक को बढ़ाएंगे, तो साधन का प्रतिफल। पैमाने के प्रतिफल में हम क्या करते हैं, सभी साधनों को, हमारे पास 1 साल 2 साल का टाइम है तो हम इन सभी को 2 गुना 3 गुना जितना चाहें बढ़ा सकते, भूमि भी नई खरीद सकते हैं। तो साधन के प्रतिफल में कुछ साधनों को स्थिर और कुछ को परिवर्तनशील रखते हैं, जबकि पैमाने के प्रतिफल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। साधन के प्रतिफल में केवल हम कुछ साधन बदलते हैं, इसलिए पैमाना नहीं बदलता है। इसमें हम सभी साधन बदल देते हैं, इसलिए पैमाना परिवर्तित हो जाता है।
साधन के प्रतिफल में घटता बढ़ता और नकारात्मक प्रतिफल हो सकता है। जैसे ये बढ़ रहा है, फिर समान, जैसे मान लीजिए सीमांत उत्पादन है तो वो पहले बढ़ता है और फिर घटता है। यानी सीमांत उत्पादन जो है वो क्या है, ये पहले बढ़ता हुआ है, फिर घटता हुआ है और बाद में क्या हुआ, नकारात्मक। लेकिन पैमाने के प्रतिफल में बढ़ते और स्थिर प्रतिफल होते हैं, नकारात्मक प्रतिफल नहीं होता। बढ़ता, स्थिर और घटता प्रतिफल ही होता है। यानी यदि इसको हम चित्र से समझें, बढ़ते तो पैमाने का प्रतिफल ये बढ़ता प्रतिफल हो गया, ये स्थिर प्रतिफल हो गया और ये घटता प्रतिफल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत लागत और औसत लागत में संबंध बताइए। तो सीमांत लागत और औसत लागत में आरंभ में AC वक्र गिरता है और MC वक्र एक सीमा तक गिरता है। देखिए, आप ऐसा याद कर सकते हैं कि प्रारंभ में क्या होता है, जब लागतें गिरती हैं तो AC और MC दोनों गिरते हैं, लेकिन MC वक्र AC वक्र की तुलना में तेज़ी से गिरता है। फिर जो सीमांत प्रारंभ में क्या होता है, AC और MC दोनों गिरते हैं, लेकिन MC वक्र जो है वो AC वक्र की तुलना में तेज़ी से गिरता है, अपने यहाँ पर न्यूनतम पर पहुँचकर फिर ऊपर उठने लगता है और ये AC वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है। फर्स्ट अवस्था में आपको क्या करना है कि पहली अवस्था में जब लागतें गिरती हैं तो AC और MC दोनों तेज़ी से, AC और MC दोनों गिरते हैं, लेकिन MC तेज़ी से गिरता है। और द्वितीय अवस्था में क्या होता है, MC वक्र जो है, MC वक्र AC वक्र को उसके न्यूनतम पर काटता है। MC वक्र AC वक्र को उसके न्यूनतम पर काटता है। तृतीय अवस्था में क्या होता है कि AC और MC दोनों बढ़ते हैं, लेकिन MC AC की तुलना में तेज़ी से बढ़ता है। तो आपने 3 चीज़ें याद की। पहला, प्रारंभ में जब लागतें घटती हैं या तो AC और MC दोनों घटते हैं, लेकिन MC AC की तुलना में तेज़ी से घटता है। और MC जो है AC को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है। और तृतीय अवस्था में जब लागतें बढ़ती हैं तो AC और MC दोनों बढ़ते हैं, लेकिन MC तेज़ी से बढ़ता है। तो हमें एक चीज़ याद रखना है कि MC वक्र घटता भी तेज़ी से, MC वक्र बढ़ता भी तेज़ी से, और MC वक्र ही AC वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है। तो सिंपली आपको ये लिखना है कि जब लागतें घटती हैं तो MC AC की अपेक्षा तेज़ी से घटता है, MC वक्र AC वक्र को उसके न्यूनतम पर काटता है। जब लागतें बढ़ती हैं तो MC वक्र AC वक्र की तुलना में तेज़ी से बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम को तालिका द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो इस तालिका में हमें क्या दिख रहा है कि उत्पादन की मात्रा बढ़ रही है और वस्तु का मूल्य, जैसे जैसे हम ज़्यादा वस्तु बेचना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी मूल्य को कम कर देते हैं। अब कुल आगम को यदि हम देखें तो कुल आगम क्या है, 10 से 18, 24, 28, 30। पहले तो कुल आगम क्या हुआ, बढ़ा, इसके बाद कुल आगम क्या हो गया, स्थिर हो गया, और इसके बाद कुल आगम घटा। यानी कुल आगम क्या होता है, जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ती है तो पहले तो बढ़ता है, फिर स्थिर हो जाता है और अंत में घटने लगता है। बस इतना ही आपको याद करना है। कुल आगम पहले बढ़ता है, फिर स्थिर हो जाता है और अंत में घटने लगता है। अब औसत आगम को हम देखें तो औसत आगम क्या हो रहा है, 10, 9, 8, 7, 6, 3। औसत आगम उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के साथ क्या होता है, घटता है। यदि हम सीमांत आगम को देखें तो ये क्या है, ये आपका पहले घट रहा है, फिर शून्य हो गया और फिर ऋणात्मक। तो पहले तो घटता है, फिर शून्य हो जाता है, फिर ऋणात्मक। बस आपको इतना ही याद रखना है। आपसे पूछा है तालिका द्वारा, ये तालिका बना दीजिए, इसका स्पष्टीकरण लिखिए कि कुल आगम पहले बढ़ता है, फिर स्थिर हो जाता है और अंत में घटने लगता है। औसत आगम घटता है, सीमांत आगम पहले घटता है, फिर शून्य हो जाता है और अंत में ऋणात्मक हो जाता है।
यही इसमें लिखा है। आप चाहें तो साथ में इसके फॉर्मूले भी लिख सकते हैं। ये कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम का फॉर्मूला है। सो थैंक यू।